हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोग 60 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए और वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स उसके अंदर हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग उसके पहले के सारे चैप्टर देख सकते हैं। अभी हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, और इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उसमें है उत्तराखंड एक परिचय, कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासन। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के। तो आप इनको ज़रूर से देखिएगा और अपनी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नोट्स वहाँ पर से तैयार कर लीजिएगा। एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है इसी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। जब अंग्रेज़ों ने 1815 में उत्तराखंड की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी, तो हम उसको जान रहे हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की गोरखाओं से संधि होने के बाद, जब 1815 में उन लोगों ने उत्तराखंड में अपना शासन शुरू किया, तो उन लोगों ने किन किन चीज़ों पे कार्य किया और कौन कौन सा गवर्नर यहाँ पर को किसके बाद कौन आया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंतर्गत जानी थी। तो आप लोग उस वीडियो को, कल की वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। तो आज हमारा इसके आगे रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का पहला कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी डैमजी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर तक पढ़ा था। और हेनरी डैमजी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उन्होंने कुमाऊं में 44 वर्षों तक का कार्य किया था। और कमिश्नर के रूप में, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में उन्होंने 28 वर्षों तक यहाँ पे कार्य किया था। यानी कि कुमाऊं में कुल मिलाकर 44 वर्ष रहे थे अलग अलग पदों में कार्यरत रहकर, और कमिश्नर के रूप में उन्होंने 28 वर्षों तक यहाँ पर को प्रशासन किया था। कुमाऊं से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। यहीं की लोगों की तरह वो उनका रहन सहन था, उनका पहनावा भी यहीं की लोगों की तरह रखते थे वो अपना। और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ की कुमाऊनी भाषा भी सीखी हुई थी और कुमाऊनी में ही बात भी करते थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, बहुत लगाव था उनको। तो उन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड का पहला कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा उन्होंने स्थापित किया था। सन हेनरी रैमजे ने सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया, ठीक है। उनकी बुरी स्थिति देखकर वे दुखी हो गए। कुष्ठ रोगियों को उन दिनों समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और वे बस्ती से दूर गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। 1848 में रैमजे ने गणेश की गैर नामक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था की थी। पत्थर के छोटे छोटे मकानों व्यवस्था की थी। कहाँ पर को, पत्थर के छोटे छोटे मकानों में, ठीक है। पत्थर के छोटे छोटे मकान उनके लिए बनाए गए थे और वहाँ पर को कुष्ठ रोगी वहाँ पर को रहते थे। ये किसने किसने व्यवस्था की थी, ये हेनरी रैमजे ने की थी। उनको काफ़ी दया और काफ़ी पीड़ा थी उनकी इस स्थिति को देखकर। काफ़ी वो भी काफ़ी भावुक हो जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, उनके लिए 1848 में उन्होंने गणेश की गैर नामक स्थान पर क्या करा, उनके रहने की व्यवस्था करी, ठीक है। और पत्थर के छोटे छोटे मकान उनके लिए बनाए। तत्पश्चात 1854 में उन्होंने एक कुष्ठ आश्रम तथा चिकित्सालयों की स्थापना की। अल्मोड़े नगर से बाहर स्थित यह आश्रम आज भी कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहा है, ठीक है। तो इनका इतना बड़ा योगदान रहा कुष्ठ रोगियों के लिए, तो उन्होंने उनके लिए आश्रम का भी निर्माण कराया। आगे बढ़ते हैं। चंडाक का कुष्ठ औषधालय एवं राजा रॉय सिंह, चंडाक का कुष्ठ औषधालय ये कहाँ पर को है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए, मदर मेरी रीड पिथौरागढ़ के जनमानस एवं कण कण में बसी हुई ऐसी त्यागमय विभूति हैं जिन्हें इस नगरी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही जान जाता है और श्रद्धावत उनकी समाधि पर नतमस्तक हो प्रणाम करता है। 5 अप्रैल सन 1891 में इस महान नारी ने चंडाक में सर्वप्रथम एक कुष्ठ औषधालय की स्थापना करी, ठीक है। सर हेनरी रैमजे ने यहाँ पर को क्या किया था, कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सालय और आश्रम का निर्माण किया था 1854 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 5 अप्रैल सन 1891 में इस महान नारी ने, कौन सी, मदर मेरी रीड ने क्या किया था, चंडाक में सर्वप्रथम कुष्ठ औषधालय की स्थापना की, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम कुष्ठ औषधालय की स्थापना किसने की थी, मदर मेरी रीड ने की थी, ठीक है। यह हमारे देश का सबसे पुराना कुष्ठ औषधालय है। पिता विहीन राजा रॉय सिंह का पालन पोषण भी एक प्रकार से इसी औषधालय की निगरानी में हुआ था, ठीक है। किनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, राजा रॉय सिंह की। इनके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन थे और क्यों इनका नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पिता विहीन राजा रॉय सिंह का पालन पोषण भी इसी औषधालय
की निगरानी में हुआ था, क्योंकि इनकी माँ इसी औषधालय में कार्य करती थी। जाति से राजपूत, इनके पूर्वज भी सदियों से पिथौरागढ़ में ही निवास करते थे। मैरी रीड 1854 से 1843 तक एक अत्यधिक परिश्रमी शिक्षिका थी। सन 1884 में वे कैलिफोर्निया नगर में कार्यरत थी। ठीक है, कहाँ से आई हुई थी? कैलिफोर्निया से इनको यहाँ लाया गया था और मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्हें कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए पिथौरागढ़ भेज दिया था। कैलिफोर्निया से उनको कहाँ भेज दिया गया था? उत्तराखंड में भेज दिया था, पिथौरागढ़ में, जहाँ पर को कुष्ठ रोगी थे और उनकी सेवा के लिए उनको यहाँ पर को भेज देते। मात्र 30 वर्ष की थी। उस समय इस व्याधि का ना तो कोई इलाज था और ना ही कोई दवा प्राप्त होती थी। ठीक है, समाज से ठुकराए हुए कुष्ठ रोगियों को क्या करते थे? समाज से अलग कर देते थे, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि ये जो रोग है ये एक से दूसरे को फैलता है, इसलिए इनको समाज से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और उनकी देख रेख के लिए भी कुछ कुछ बहुत ही दयनीय और बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती थी उस वक्त ये, तो उनको समाज से अलग कर दिया जाता था। समाज से ठुकराए हुए इन रोगियों को गुफाओं में वनों में बलात् एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। रोग भी ऐसा यंत्रणा व यातनामय था कि जिसमें शरीर के अंग गलने लगते थे और धीरे धीरे शरीर का उनका विच्छेदन होने लगता था। ठीक है, कुष्ठ रोग इतना भयानक था उस वक्त इसका कोई इलाज भी नहीं था और सही केयर भी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया जाता था। कठोरतम परिश्रम कर उन्होंने सर्वप्रथम एक कुष्ठ गृह का निर्माण किया। तत्पश्चात एक कुष्ठ औषधालय की स्थापना की। किसने करी? मदर मैरी रीड ने। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया? जब वो 30 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया से यहाँ पर को आई तो उनको बहुत दया आई और उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक कुष्ठ गृह का निर्माण किया और तत्पश्चात उसके बाद कुष्ठ औषधालय की स्थापना की। ईसाई धर्म के आदर्श अनुयायी सीमांत सिंह के अनुसार प्रारंभ में 2 कमरों का ही निर्माण किया गया। यह था, एक कमरे को तो उम्मीदगाह कहा जाता था और दूसरे कमरे को खिदमतगाह का नाम दिया गया था। पहला जो कमरा था उसमें आशा की किरण का द्योतक था। जो उम्मीदगाह था उसको आशा की किरण का द्योतक कहा जाता था और दूसरे कमरे में रोगियों के कष्टों पर विचार विमर्श और उनमें रोग से लड़ने की क्षमता, ऊर्जा भरने का अथक प्रयास किया जाता था। ठीक है, यानी कि लोगों को ये जो दूसरा वाला कमरा था खिदमतगाह, तो वहाँ पर को जो रोगी होते थे उनके कष्टों पर विचार विमर्श किया जाता था। साथ ही उनमें यानी कि रोगियों में उस लड़ाई से लड़ने की क्षमता उनको दी जाती थी। उनको मतलब ऐसी पॉजिटिव बातें उनके साथ की जाती थी। उनके अंदर ऊर्जा भरने का अथक प्रयास किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदर मैरी ने अपनी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ कुष्ठ रोगियों में पूर्णतः अर्पित कर दी। उन्होंने 58 वर्ष मिशन को अपनी सेवाएं दी। ठीक है, जो ये मिशन था कुष्ठ रोगियों वाला, तो उसमें 58 वर्ष इन्होंने लगाए, अपनी सेवाएं दी और इस अवधि में 52 वर्ष के अनवरत रूप से कुष्ठ रोगियों के साथ ही रही। फलतः उन्हें भी इस असाध्य रोग ने जब दबोच लिया। ठीक है, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते करते आखिर में उनको भी ये रोग हो गया, किंतु अपनी मृत्यु तक वे रोगियों की सेवा इसी प्रकार करती रही। जब उनके एक अंतरंग मित्र ने रुदन करते हुए उनका हाल पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे पास इसका इलाज तो नहीं है, किंतु संभवतः मेरे प्रभु ने मुझे इन्हीं रोगियों के लिए चुना है जिसमें मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उस महान आत्मा ने जीवन में आने वाली समस्याओं, विपरीत परिस्थितियों के मध्य प्रभु की अनुभूति को, अखंड विश्वास को शाश्वत, साक्षात एवं साकार कर दिया। मिशन के इतिहास में मैरी रीड जैसी अनन्य अनुयायी, त्यागमयी आत्मा सच्ची साधिका ढूंढने से भी उपलब्ध ना होंगी। ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? मदर मैरी रीड के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी सेवा करी है। ठीक है, 50 से 54 वर्ष तक उन्होंने सेवा करी और अंत में उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करते करते खुद भी उस रोग की शिकार हो गई और वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। करीब 84 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उनके इस अथक प्रयास के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनको एक स्वर्ण पदक, केसरी हिंद स्वर्ण पदक से भी उनको सम्मानित किया था। ठीक है, करीब 84 वर्षों तक का जीवित थी वो, फिर उसके बाद अपनी कुष्ठ रोग की वजह से फिर उनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजा रॉय सिंह के बारे में। इतिहासकार डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी के कथानुसार सिस्टर मैरी रीड के शिष्य थे। कौन? राजा रॉय सिंह। ठीक है, अत्यधिक मेधावी छात्र थे जो राजकीय विद्यालय पिथौरागढ़ में पढ़ते थे। रात्रि में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पठन पाठन करते, किंतु यह विकट रुकावट भी उन्हें आगे बढ़ने से ना रोक पाई। ठीक है, उस वक्त
की बात हो रही है जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे को गाँव में कहीं पर भी बिजली नहीं हुआ करती थी। तो लैंप में ज़्यादातर हमारी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में वो बताते हैं कि उन्होंने भी क्या करा है, लैंप में दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को भी सुनने को मिलती होंगी। तो उसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा, ये काफ़ी मेधावी छात्र थे और लैंप में पढ़ाई करते थे। और उसके बाद भी इनकी जो पढ़ाई करने की जो ललक इनके अंदर थी वो किसी भी परिस्थिति में रुकी नहीं। ठीक है, पठन पाठन करने हेतु किंतु यह विकट रुकावट भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक ना पाई। इनके इतने उच्च कोटि के विद्यार्थी थे कि विद्यालय के अध्ययन काल में उन पर छात्रवृत्तियों की झड़ी सी लग गई थी। ठीक है, विद्यालय अध्ययन पूर्ण करने के बाद छात्रवृत्ति के आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पहले आगरा गए, यानी कि इनको छात्रवृत्ति प्राप्त थी। तो वहाँ से उस छात्रवृत्ति के जरिए वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले आगरा विश्वविद्यालय गए, फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बने। बीए स्नातक की परीक्षा में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्ति करी। ठीक है, एमए अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में सर्वोच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम रहे। ठीक है, तो ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राजा रॉय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई में बहुत ही मेधावी छात्र थे और मेधावी छात्र होने के कारण इनको छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई थी, जिसके जरिए इन्होंने उच्च शिक्षा भी ग्रहण करी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सन 1942 में राजा रॉय सिंह इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिए गए। ठीक है, कब इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए, कब 1942 में। और उनकी पहली पोस्टिंग आगरा नगर में हुई, जहां पत्नी के रूप में इनके जीवन में जोरीन बोनीफिशियर से इनकी मुलाकात हुई। अपने सेवा काल में श्री सिंह आगरा के अतिरिक्त कानपुर, मुंबई, मथुरा तथा लखनऊ आदि विभिन्न नगरों में कार्यरत रहे, जिससे इन्हें राजकीय क्षेत्रों में विभिन्न विशद एवं बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुए। ठीक है, 1954 में राजा रॉय सिंह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक के पद पर आसीन हुए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक के रूप में आसीन हुए 1994 में। सन 1957 से सन 1964 तक राजा रॉय केंद्र के शिक्षा सलाहकार के पद पर भी नियुक्त हुए। ठीक है, इनके अलग अलग पद हैं जिन पे इन्होंने कार्य किया है और काफ़ी उच्च पद हैं। ठीक है, तो इस अवधि में उन्होंने प्रदेशों और केंद्रों के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तारित मांगे दुरूह समस्या को निस्तारित तथा न्यूनतम करने का अथक प्रयास किया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि वो शिक्षा के काफ़ी उच्च पदों पर विराजमान थे। तो उन्होंने उसके तहत क्या किया, शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर को चीज़ें की तथा न्यूनतम करने का अतिक प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ट्रेनिंग एंड सर्विस की स्थापना हुई, जो कि रिसर्च व प्रशिक्षण सेवाओं पर लगातार ध्यान देती है। ठीक है, यूएसए की अनेक विख्यात शैक्षिक विभूतियाँ कालांतर में इससे जुड़ती चली गई। इसको दृष्टि में रखते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के निर्देशन पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉक्टर रवि मेहता का यह कथन सारगर्भित, प्रासंगिक एवं सराहनीय है कि विगत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक खोज में राजा रॉय सिंह ने जो अलख जगाई है, उनके नेतृत्व में उक्त काउंसिल ने जो राह निष्पेक्ष की उनसे भारत में शिक्षा को ऐसे बेजोड़ अनोखे अनुपम अवसर प्रदान किए कि हम भारतीय स्वयं पर गर्व कर सके। ठीक है, तो यानी कि जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी योगदान प्राप्त होते हैं और जो भी फैसिलिटी प्राप्त हुई है, उसमें कहीं ना कहीं किनका हाथ है, राजा रॉय सिंह जी का हाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाओं की खोज। सन 1959 में 15 से 17 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं में विज्ञान प्रतिभाओं की खोज एक विशेष परीक्षा के तहत प्रारंभ की गई। इस परीक्षा में जो बच्चे उत्तम रूप से उत्तीर्ण होते थे, उन्हें 12वीं कक्षा तक ही नहीं बल्कि स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके प्रारंभिक सोपान में भारत एवं यूएसए गहनतम रूप से जुड़े हुए थे एवं इनका पूर्ण उत्तरदायित्व फोर्ड फाउंडेशन के कंधों पर था, जिसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इसके फलस्वरूप भारत में विज्ञान के शिक्षकों की संख्या एवं शैक्षिक गुणात्मकता में अनवरत विकास होता गया। सन 1964 में राजा रॉय सिंह को यूनेस्को में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उनके शिक्षा के क्षेत्र में
भारी योगदान को देखते हुए फिर उनको यूनेस्को में आमंत्रित किया गया। कब? 1964 में। उन्हें अग्रिम 20 वर्षों के लिए एशिया महाद्वीप में शिक्षा का क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक है, बहुत ऊंचा पद होता है। तथा कालांतर में उन्हें यूनेस्को द्वारा पैसिफिक तथा एशिया दोनों महाद्वीपों के शिक्षा क्षेत्र का सह निदेशक नियुक्त किया गया। पैसिफिक और एशिया दोनों ही अत्यधिक विस्तृत एवं भिन्न भिन्न प्रकार के देशों का सम्मिलित रूप था, जो उत्तर में मंगोलिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, पूर्व दिशा में कोरिया तथा जापान एवं पश्चिम में ईरान तथा अफगानिस्तान तक व्यापक था। इन विस्तृत सीमाओं के मध्य उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत दुरूह समस्याओं का समाधान तथा अंकित राष्ट्रों के मध्य सहकारिता व सहयोग की भावना का सृजन व उसे सफलीभूत भी करना था। यानी कि कहाँ से कहाँ तक था उनको, उनका जो जहाँ पर वो कार्य करना था। यूनेस्को दोनों महाद्वीप कहाँ पर से, पैसिफिक और एशिया दोनों ही अत्यधिक विस्तृत थे। यानी कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पूर्व में कोरिया और जापान और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक व्यापक था। इतने क्षेत्रों में रहकर उन्होंने शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार किया है। कहावत प्रचलित है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, उन्हें राह मिल गई। उन्होंने सर्वप्रथम विभिन्न देशों की संस्कृतियों में व्याप्त पृथकत्व का गहनतम अध्ययन किया और उसी के मध्य उन्होंने जनता को उनके अनुभवों के लिए उत्साहित कर साकार करने का आग्रह एवं अनुरोध किया। उनकी यह सोच कार्यशैली व मूर्त आग्रह फलीभूत हो साकार हो गया। यही कदम शिक्षा की वृहद राह पर मील का पत्थर साबित हुई। उनकी इस देन को एशिया कभी भी नहीं भूल सकता। उनके संपर्क में संसार के विभिन्न देशों के उच्च अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री आदि रहते थे। उनके कार्यालय में उन्होंने अनेक विद्वानों द्वारा लिखित कृतियों का संपादन भी किया था। कुछ इंस्टीट्यूट लिखे हैं जहाँ पर उन्होंने रहकर कार्य किया है, जैसे एजुकेशनल इन एशिया एंड द पैसिफिक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को बैंकॉक में है। एडल्ट लिटरेसी एज एंड एजुकेशनल प्रोसेस, जो कहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल जिनेवा में है। ठीक है, और एक है एजुकेशनल प्लानिंग तथा चेंजिंग एजुकेशन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, एजुकेशन प्लानिंग इन एशिया, यूनेस्को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, पेरिस। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट में रहकर उन्होंने कार्य किए थे। सन 1985 में अपना सेवाकाल पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होकर वे अमेरिका में स्थायी रूप से बस गए। उनके घर का नाम था इन्वेस्टन, इलिनोइस था। ठीक है, उनके घर का नाम। राजा रॉय सिंह एशिया महाद्वीप के शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलम्य एवं अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सदैव सराहे जाएंगे, चिर स्मरणीय, अजर व अमर रहेंगे। जिस सहयोग का अनूठा पुल उन्होंने स्थानीय राष्ट्र मंत्रियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य निर्मित किया, वह शिक्षा क्षेत्र के इतिहास में अमरता का दीप अखंड रूप से जलता रहेगा। उनकी शिक्षा का दर्शन इस परिवर्तनशील संसार में मसाल बनकर युवाओं का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी उनके बारे में, यानी कि उनके अथक प्रयास, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दिया। खुद भी बहुत मेधावी थे और लोगों के लिए, जो पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए। विदेशों में रहकर, दूसरे देशों में रहकर उन्होंने शिक्षा को काफ़ी प्रचार प्रसार किया और एक प्रेरणा के रूप में वो आज हमारे बीच में जाने जाते हैं। 3 अप्रैल 2003 ईस्वी अमेरिका के पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी सालगिरह पर श्रद्धा युक्त सम्मान पूर्वक उन्हें स्मरण किया जाता है। इस शुभ अवसर पर श्री जेम्स एलिच ने हाउस का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि आज पूरे संसार में शिक्षा के स्तर का जो उत्तरोत्तर उत्थान होता है, उसका आधार स्तंभ है संसार के विभिन्न राष्ट्रों का परस्पर सहयोग, सौहार्दता व सहकारिता। इस संदर्भ में मैं राजा रॉय सिंह के अगाध व असीम अनुदानों को याद करता हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। किंतु दुर्भाग्य है ये हमारा कि आज के शिक्षाविद स्थानीय राजनीतिक उच्च वर्गीय अधिकारीगण उस महान व्यक्ति के सत्कार्यों की अवहेलना कर विस्मृतियों के अंधकार में डाल देना चाहते हैं, किंतु वो भूल रहे हैं कि समय ही बलवान होता है। हीरा गहनतम अंधकार में भी चमकता रहता है, और इसी प्रकार राजा रॉय सिंह शिक्षा के क्षेत्र में अमर ही नहीं, सदैव जीवंत रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ शब्द उन्होंने अमर सिंह जी के बारे राजा रॉय सिंह जी के बारे में लिखे हैं, जो अथक प्रयास उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उन्होंने शिक्षा को पहुंचाया है और उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि जो
आगे बढ़ चढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर कर अपने देश में नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए थे। तो उन्हीं के लिए कुछ शब्द उन्होंने बोले थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर तक रहेगा। हमने आज कुष्ठ रोगियों के चिकित्सालय और औषधालय के बारे में पढ़ा और राजा रॉय सिंह जी के जीवन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक हम लोगों का आज था। कल का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा तराई भावर प्रारंभ बरसात वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनके पास ये बुक नहीं है और जो सीरियसली उत्तराखंड की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको पास करना चाहते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों तक ये बुक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।